दो टाइप के पेरेंट्स थे, है ना। एक तो मैंने आग लगा दी है स्कूल में। मैंने लिस्ट बनाई है 14 लोगों की, जिनको मैंने लिखा है कि ये पक्का फेल हो जाएंगे PT1 में। तो मैंने डेडलाइन भी दी है उन्हें कि तुम पे 1 महीने का टाइम है, तुम 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो 14 कैसे पढ़ लोगे। अगर मैं गलत होता हूँ तो वो नाम मैं अपने हाथों से काटूंगा। तो कुछ ये कहने आए थे कि सब बहुत बढ़िया करा, मतलब बालक की आग लग गई, पढ़ रहा कल से। उसने कही कि मैं पास होकर दिखाऊंगा मैं। और एक वो हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारा बालक साइंस कह दिया, उसका मोडल डाउन कर दिया, वो उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। मैं उसका तो लगना ही नहीं है, तभी तो नाम लिखा है मैंने। कुल मिला के मोडल ऑफ द स्टोरी, जो तुम्हें सही लगता है उस काम को टोटली किया करें, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कुल मिला के बात ये, ठीक है। मुझे जो सही लगा मैं मैंने किया, और वही करना भी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, ध्यान से बात सुनना। हाँ भाई, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2.1 अपनी कॉपी किताब में पढ़ेंगे, मेरे लिए है। किताब की पेपर फील को ध्यान से देखेंगे। तुम्हारे पास 18 सवाल हैं। हम टारगेट कितने का रख सकते हैं आज, कितने कर देने चाहिए बताओ। 18 कितने, तुम भी तुक्का मार लिया करो कभी कभी, कितने हो जाने चाहिए कायदे से। 10 तो बहुत छोटा नंबर है, 15-16 के आसपास बात रुकेगी जाके अपने आप ही। ठीक है, देखना। हाँ भाई, आंसर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास में ये एलिमेंट लिखे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg, जिंक। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। आपस में दूसरे हटा सकते हो, उस ऑर्डर में लिखने हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखने कुल मिला के। इनमें सबसे रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है, इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, मेरे पास में सीधी जाती है वो वाली, काले नाक का मैनेजर। काले नाक का मैनेजर आलू जरा फीका पकाता है, उसके नीचे क्यों जी, हैं जी, ए जी और ओ जी। सबसे पहले मेन बात, इसमें हाई रिएक्टिव कौन है, सबसे रिएक्टिव कौन है इस लिस्ट में से, सबसे ऊपर है Mg। उसके बाद कौन आएगा, Al। उसके बाद में उससे नीचे कौन है, जिंक। उससे नीचे कौन है इसमें, Fe। और Fe के बाद में कौन है इसके नीचे, कॉपर। तो ये जो ऊट पटांग ऑर्डर है इसको सेट करेंगे, बस इतना लिखना है। Mg से नीचे आ जाएगा सब एल्यूमिनियम, उससे नीचे आएगा जिंक, जिंक से नीचे आएगा Fe, और सबसे नीचे कौन आएगा अपने पास में, Cu। ठीक है, पहला सवाल खत्म हुआ। आंसर नंबर 2 ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, अगर तुम्हें लगे कि आंसर लिखने, हालांकि लिखते चलो, पेन लगातार चलता रहेगा ना, उससे बोरियत नहीं आती है। बस इस वजह से कंटिन्यूसली लंबे समय तक देखना, किसी इंसान को 40-50 मिनट सुनना, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं होता बहुत ज़्यादा। और यही वो मेन डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन का। ठीक है, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी, मतलब कोई चांसेस ही नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं आती, माहौल नहीं बनता उससे, कंपटीशन क्रिएट नहीं होता उससे। ठीक है, आगे 2.2 ध्यान से देखना। आंसर नंबर 2, अगर आंसर नंबर 2 ध्यान से देखेंगे कुछ बात समझ में आएगी। अपने पास में इन सभी मेटल्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर लिखना है। इनकी कुछ कुछ वैल्यूज दी है, मैं उनको सेट कर लेता हूं। मुझे K पॉजिटिव से K की वैल्यू दी गई है -K 2.93। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान समझना कि मैं इतने दिन से उस रिड्यूसिंग पावर वाले वर्ड पे मूड क्यों मार रहा था। 0.80 वोल्ट नहीं लिख रहा, समय बचेगा, ध्यान से बात सुने। इनमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, एक काम की बात, रिड्यूसिंग पावर का मतलब, जैसे मैं बताता हूं, मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, मुझे उसका नुकसान करना है, तो मुझे उसको इलेक्ट्रॉन देना है कि उससे इलेक्ट्रॉन लेना है। मुझे माइनस देना चाहिए नुकसान कराने के लिए कि माइनस ले लेना चाहिए उसका, ये सवाल है। अगर मैं किसी इंसान को माइनस दे दूंगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, उसका नुकसान होगा। किसी को बुराइयां दे दी तुमने तो वो नेगेटिव में जाएगा। तो अगर तुम्हें किसी की रिड्यूसिंग पावर, यानी किसी का तुम्हें क्या करवाना है, रिडक्शन, तो तुम्हें उसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। इनमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देने वालों की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। वो टेबल में गौर से देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है, लिथियम, सबसे ऊपर कौन है, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन देने वालों की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो जितना नेगेटिव होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा और उतना ही जल्दी नुकसान करवाएगा सामने वाले का। सबसे नेगेटिव कौन है इस पूरे खेल में, सबसे नेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा नेगेटिव के है। तो सबसे नेगेटिव के यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा, के पॉजिटिव के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा,
सामने वाले पे जैसे ही माइनस जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। उससे कम नेगेटिव कौन सा है? Mg, यानी उससे कम नेगेटिव ये है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा पर इसके मुकाबले थोड़ा स्लो देगा। उससे कम नेगेटिव कौन है? Cr। उसके बाद में उससे कम नेगेटिव कौन है? उससे कम नेगेटिव कौन है? Hg। और उससे भी ऊपर कौन निकल जाएगा? अब Hg के बाद में लास्ट में कौन निकलेगा अपने पास में? Ag। अब इसका मतलब समझो, जैसे ये वो लोग हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, साउंड वैल्यू का नुकसान करवा रहे हैं, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर मैंने किसी से माइनस ले लिया तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने उसका फायदा करवा दिया, यानी कि जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे हम उसका क्या करवा देंगे? रिडक्शन करवाएंगे। जब जब तुम्हें किसी की वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले आदमी हो, तुम लूज करने वाले आदमी हो, तुम मेटल्स हो, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो तुम इलेक्ट्रॉन लेने वाले आदमी हो। और लॉजिकल बात है, मैं अगर पॉजिटिव हूं तभी तो खींचूंगा माइनस, मैं पॉजिटिव हूं तभी तो माइनस खींच सकता हूं, मैं नेगेटिव होकर माइनस खींच कर सकता हूं। तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं इलेक्ट्रॉन लेने वाला आदमी हूं, मतलब मैं खुद का नुकसान करवाता हूं। और मेरी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी हूं। जब मैं देने वाला आदमी तो मैं सामने वाले का लॉस करवाऊंगा। ठीक है, आंसर घूट नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ लें सभी लोग तरीके से। आंसर नंबर 3, अपने पास में सेल ऐसे करके लिखा है, ZnS प्लस में 2Ag पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद में इस जगह पे Zn2 पॉजिटिव, इस जगह पे 2Ag सिल्वर है। सिंपल सीधा सवाल है, तुम इस सेल के 2 हाफ लिख दो, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा लिख देंगे सभी लोग रिडक्शन हाफ सेल। 2 हाफ सेल लिख दो। कौन आएगा इस जगह पे? इस वाली साइड पे कौन आएगा? Zn किस में कन्वर्ट होता है? Zn2 पॉजिटिव में। और इस वाली साइड पे कौन आएगा? Ag पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? Ag में। सवाल नंबर पहला, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिवली चार्ज है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, काम का वर्ड LOAN, इसमें A माने एनोड और N माने नेगेटिव लेफ्ट, और इस पे होता है ऑक्सीडेशन। इनमें नेगेटिवली कौन सी चार्ज है? जिंक रॉड। इसने पूछा ही कौन सी इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिवली चार्ज है। बहुत बार केमिस्ट्री में आंसर पता होने के बावजूद भी हम नहीं लिख पाते क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। इसने पूछा कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, आंसर है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि उसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, वो 0 से +2 में कन्वर्ट हो रही है। जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसको एनोड कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बस ऐसे जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। अगली काम की चीज, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, करंट इन द सेल, इस सेल में करंट ले जाने वाला कौन है? ऑप्शन देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस? बोलो, आयंस की हेल्प से करंट पास हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से करंट पास हो रहा है? कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उससे करंट पास हो रहा है। तारों में इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे थे, उसमें एरो लगाया था, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट कहां से कहां जाएगा? अपोजिट। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग द करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग द करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग द करंट, फ्लोइंग द करंट। ठीक है, अगली काम की चीज ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ करंट। इंडिविजुअल रिएक्शन पूछी गई है, इंडिविजुअल रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक बात और लिख देता हूं, मतलब मैं बात बचा लेता हूं। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है वो भी बता दो। जिंक से सिल्वर की सिल्वर से जिंक, सिल्वर से जिंक, उल्टा जा रहा है, यहां से यहां जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर निकालता हूं तो मैं निकालूंगा उसको सिल्वर टू जिंक, सिल्वर से जिंक। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से पढ़ता हूं, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, कौन से पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। जैसे मैं लिखता हूं एट एनोड पर, पूछता हूं तुम लोगों से, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखने होते हैं? राइट वाली साइड पर। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो जिंक ऐसे करके एरो लगा के Zn2 पॉजिटिव प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, करना है कि नहीं? बताओ बताओ, बैलेंस करना है कि नहीं है? अपने पास 2 चार्ज है, यहां पे 2 चार्ज है, बैलेंस किस स्थिति में किया जाता है वो सुनो। यहां पे अगर Zn2 होता तो तुम्हें 2 लगाना पड़ता है। यहां पर जिंक का एक एलिमेंट है, यहां पर जिंक का एक एलिमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फिलहाल तो, लेकिन आगे दिक्कत होगी, देख लेता हूं मैं, समझना।
अगर मैंने रिएक्शन एट कैथोड लिखी तो कैथोड पर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन में ई आता है इस साइड, Ag पॉजिटिव को अगर तुम ई में लगाओगे तो किस में कन्वर्ट होगा, Ag में। मेन बात अब बैलेंस करने के पीछे का रीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें इस पूरे का क्या लगाना पड़ेगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, तुम्हारा आंसर नंबर तीसरा ये बनेगा, ठीक है, जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि सब पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, दैट्स इट। ये तुम्हारी तीनों चैप्टरों की सबसे आसान एक्सरसाइज होगी शायद, अभी तक तो है। बढ़ाऊं से आगे बढ़ाऊं, इसे अपनी कॉपी में सेट रखना, अपने आप बिना देखे करना है ना, उतार वहां अपने घर जाके टीप ली बस सीधे सीधे। 2.4 कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। पहले तो ई नॉट की वैल्यू निकाली दोनों के अंदर, मैं पहला रिएक्शन लिख देता हूं। पहली रिएक्शन है 2Cr सॉलिड प्लस में 3Cd2 पॉजिटिव एक्वस, C2 पॉजिटिव, एक्वस एक्वस छोड़ो, 2Cr3 पॉजिटिव और इस जगह पे 3Cd। तो सबसे पहले कह रहा है कि सब ई नॉट की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, निकाल दूंगा मैं। फिर नीचे बोला सर डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी निकाल देंगे भैया। और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है किसी को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ई नॉट तो याद है ना पूरा, तो उसी से बना लिया करो, इसमें टाइम क्या लगाना है। ई इक्वल्स टू में ई नॉट माइनस के 2.303 RT अपॉन में NF, और लॉग बेस 10 को अपन लोग क्या बोल देंगे अब, केसी। ये लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये पूरा हटाना होगा तो मैं तो क्या बना दोगे इसको 0.059 अपॉन में n। मेन बात की अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो ई की वैल्यू 0, तो ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास में 0.059 अपॉन में n लॉग बेस 10 Kc और इक्वल टू में आ जाएगा ई नॉट। ऐसे बना लिया करो बार बार। अब मेन बात n का मल्टीप्लाई ऊपर और 0.059 नीचे, तो जब बनाएंगे इसको तो log 10 Kc, n का मल्टीप्लाई करने पर n मल्टीप्लाई ई नॉट और अपॉन में 0.059, लॉग हटेगा तो क्या लग जाएगा, फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन मेन बात यहीं पे आ जाती है दोबारा लौट कर, तुम्हें इसका ई नॉट निकालना है। इसमें शायद तुम्हें कुछ भी नहीं दे रखा, अगर ध्यान से देख लो तो। पहले काम करें, सभी लोग बुक में जाएं, टेबल देखें और माइनस करके बताओ इसका ई नॉट क्या निकलेगा। अब किस में से क्या माइनस करना है वो तुम्हारी थोड़ी सी हेडेक भी होनी चाहिए। हमने फॉर्मूला लिखा था ई राइट माइनस के ई लेफ्ट, लेकिन मैंने तो कुछ और याद किया था, ई रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन। निकाल के बताओ पहले वाले का ई नॉट कितना है, टेबल में चेक करें पहले वाले की ई नॉट की वैल्यू। इसमें पहले वाले में रिडक्शन किसका होता है, रिएक्शन को ध्यान से देखें, किसका नुकसान हुआ, सीडी का। इसमें चार्ज +2 से 0 हो गया तो घाटा, और इस वाले में ऑक्सीडेशन किसका होता है, Cr से 3 हुआ तो फायदा हुआ। तो रिडक्शन माइनस के ऑक्सीडेशन वैल्यू चेक करें, घटा के आंसर बताएं फटाफट। टेबल है तुम्हारे पास, सीडी नहीं है इसमें, होना तो चाहिए यार। नहीं दिया, सीडी नहीं दिया इसमें, तो बुक एक्सरसाइज में चेक करो, उसमें दे रखा हो क्या पता कहीं पे पीछे देता तो है या सीडी की वैल्यू। नहीं गिवन है तो किसी और की वैल्यू दी है।
सी आर की वैल्यू दी है, सी आर की वैल्यू क्या है 0.74, सी डी की वैल्यू 0.44 है माइनस के, है नहीं पर तब कोई बात नहीं। किसी और की 0.44 लिखी है उसमें टेबल में, एफ, ठीक है मैं वही वैल्यू बोल रहा हूँ। देखो कोई बात नहीं है, तुम्हारी बात से स्लिप हो गया। तुम मुझे वैल्यू बताओ किसकी दी है, तुम पहले ही बताओ। सी आर की वैल्यू दी गई है क्रोमियम की, कि सी आर 3 पॉजिटिव, सी आर ऐसे लिखा है तुम्हारे पास में 0.74 माइनस के साथ में, क्योंकि मेटल है तो नेगेटिव में होगा ही होगा। और अपने पास में कैडमियम, अगर इसकी वैल्यू लिखी जाएगी तो CD2 पॉजिटिव से CD की वैल्यू अपने पास माइनस के 0.44 है। ठीक है, आप निकालो आंसर, घटा के एग्जैक्ट बताओ क्या बनेगा। ऐसा वैसे चक्कर पड़ना नहीं चाहिए कि वैल्यू होना। मुझे कैसे याद है, यदि मैंने एक से ना बहुत बार कर रखी है इसलिए। और जो नहीं कर रखी वो कैसे याद करेंगे, उन्हें गूगल से ढूंढनी पड़ेगी, फिर रटनी पड़ेगी। ओके, यही है असलियत। बताओ तुम घटाने में किस गणित का इस्तेमाल कर रहे हो, जल्दी घटा के बताओ। 0.30 पॉजिटिव, ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू 0.30 वोल्ट है। हाँ भाई, डेल्टा जी निकालने तरीका होता है माइनस के एन एफ ई, यही है ना। एन की वैल्यू कितने आयन से यहाँ पे चेक करके बताओ, 6, 3 दूनी 6 दिख रहा होगा हर जगह पे, 3 2 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एन की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 6 इंटू में एफ की जगह पे 96500 और ई की जगह पे 0.30। तुम्हारा ये आंसर नेगेटिव आदत से तुम्हें को आपत्ति है, आंसर नेगेटिव है यानी कि रिएक्शन कैसी स्पॉन्टेनियस अपने आप होगी, अच्छी बात अपने आप हो रही है। अगर आंसर पॉजिटिव आता दिक्कत हो जाती है, वो सेल काम नहीं करेगा इसका मतलब। तो नेगेटिव आना अच्छी कहानी है, इसको सॉल्व करना है पर हमें नहीं करना, कुल मिला के बात ये। अब आगे अगर हम केसी निकालना चाहते हैं यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एन की जगह पे 6 यानी कि एंटी लॉग लगा दिया मैंने, एन की जगह पे 6 मल्टीप्लाई में ई नॉट की जगह पे 0.30 और अपॉन में आ जाएगा 0.059। तो जैसे जैसे मैंने वैल्यूज लिख दी, ई नॉट लिख दिया, डेल्टा जी लिख दिया, केसी लिख दिया, पहले वाले सवाल का बिना सॉल्व करे, तुम लोग दूसरे वाले सवाल का सब कुछ लिख दो। चलो ट्राई मारो, ई नॉट की वैल्यू, उसके बाद में डेल्टा जी की वैल्यू, सॉल्वर मत करना, बस रख दो तरीके से सब कुछ निकाल के, और एंटी लॉग में उसके केसी की वैल्यू क्या निकल के आएगी फटाफट। इसे हटा दूं, वहां पे एक लोड तो भी पड़े। सेकंड वाले का आंसर मैं सिंपल सीधे आंसर ही पूछूंगा, ई, उसके बाद में डेल्टा जी, उसके बाद में केसी, एंटी लॉग एन एफ अपॉन में 0.059। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सेकंड वाले में, Fe का, वो +2 से +3 हो गया, बढ़ गया एक कदम, और सिल्वर का नुकसान है तो ध्यान से। तुम्हारी टेबल में कितने Fe हैं, 2 हैं, तुम वो ढूंढो जहां 2 और 3 है। ई नोट बना, बताओ, यहाँ है नहीं, यहाँ आसपास रखा हुआ कहीं, इन्होंने छुपा रखा है, देख। ई नोट की वैल्यू क्या निकल के आई,
1.22 1.24। ठीक है भाई, डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस के एन एफ ई, तो बना दो माइनस के एन एफ ई ई नोट। तुम्हें सॉल्व नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दे। एन की जगह पे कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है तुम्हारे अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक है बस, तो 1 मल्टीप्लाई में एफ की जगह पे 96500 और ई नोट की जगह पे 1.24। उसके बाद में आगे इसकी वैल्यू एंटी लॉग एन की जगह पे 1 मल्टीप्लाई में 96500 और अपॉन में आ जाएगा 0 पॉइंट, कुछ मिसिंग है इसमें, ये आएगा, हाँ ज्यादा लिख दिया, 1.24 अपॉन में 0.059। अब ठीक है, ये सबके ठीक बैठे नहीं वाले, इसमें कुछ कठिन नहीं, टेबल देख रहे हैं आंसर बना दे समझ के, अपने आप से अपने आप ही करनी है तुम्हें एक्सरसाइज है ना, मैं कोई बहुत ज्यादा हाथ पाँव नहीं फेंकूंगा इसके अंदर, देख लेना भी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़े। मैंने 5 में क्यों नहीं पढ़ा, 5 में तुम ये वाला है नस्टिक क्वेश्चन वाला, इस वजह से है ना। 6वां देखें सभी लोग। तुम्हें 6वें में सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इसमें किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, ये पता लगाओ पहले देखकर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का, और रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का, एजी का हुआ। ठीक है, तो डेल्टा ई निकालो, नहीं पहले ई नोट निकालो, डेल्टा जी बाद में। ई नोट, ई रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन, उसके बाद देखेंगे डेल्टा जी, जो कि बहुत आसान काम है शायद। ऑक्सीडेशन जिंक का है और रिडक्शन सिल्वर का है। सिल्वर की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, सिल्वर की घाटे की वैल्यू एजी की वैल्यू मिली क्या है 0.80। ठीक, उसमें से घटाना है तुम्हें जिंक की वैल्यू कितनी है, माइनस के प्लस के 0.80 माइनस के, सिल्वर की वैल्यू बोल रहे हैं अब, जिंक की वैल्यू माइनस के 0.7674, तो प्लस कर देंगे जुड़ जाएगा और डेल्टा ई नोट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1.54। ये निकालेंगे, एन पुट करें फटाफट ध्यान से। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें, 2। जिंक से Zn2 पॉजिटिव हुआ, 2 आ गए। बन गया, सेकंड वाले का बन गया आंसर। माइनस के एन की जगह पर 2, एफ की जगह पे 96500 और ई नोट की जगह पे 1.54, खत्म किया। सभी लोग आंसर नंबर 7 देखें, 7वां पढ़ लो बस, बाकी सब छोड़ो, पढ़ने की है क्या। डिफाइन कंडक्टिविटी, उसके बाद में डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, छोड़ो ना, थ्योरेटिकल बात है। 2.8 पढ़े,
और 2.8 का आंसर भी खुद ही निकालो, पढ़े हो आंसर निकालें 2.8 का। कल वाला फॉर्मूला, कल वाले सवाल कौन सा कहां से लगाओगे, सोचो, दिमाग पे लोड दो ना। बन गई, वैल्यू पुट हो गई के की जगह पे 0.0248 इंटू में 1000 अपॉन में एम की जगह पे 0.020। ठीक, खत्म। अगला 9 करें सभी लोग, पढ़ें पढ़ें ध्यान से, देखें, वैल्यूज पुट करें, अपने आप लगाएं और बस वैल्यू पुट ही करें। सिंप्लीफिकेशन तो बात की चीज़ है, हमसे आंसर होने चाहिए बस। तो बस कल 2 फॉर्मूले थे काम के, बस एक तो डेल एम वाला और एक के वाला। अगर ये मोलर कंडक्टिविटी की बात करता डेल लगाते, इसने बात ही नहीं करी है, के लगाएं बस, सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। हाँ, फॉर्मूला क्या खोलना है, के इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए, जिसको सेल कांस्टेंट कह देते हैं। के की वैल्यू क्या दी गई है 0.146 10 की पावर माइनस 1/में आर की जगह पे 1500 इंटू में सेल कांस्टेंट। सब ये 0.001 का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस सीधे मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर। उसके कोई काम नहीं है ना, वो फिजूल मत दिख रहा है बस तुम्हें ना, बस दिमाग खराब करने के लिए। आगे 2.10 2.10 है ना। सुने, अभी ग्राफ ग्रूफ की चीजें अच्छी क्यों नहीं बताता हूं। पहली बात तो इसने बोला कि कंसंट्रेशन अगर तुम्हारे पास में 0.001 है, 002 है, तो उसके तुम लोग वो देख लो कंडक्टिविटी इतने पे कम है, बढ़ी तो बढ़ गई, और 50 हुई तो 55 हो गई, और 50 से 100 हो गई तो 106 हो गई, मतलब वैल्यू बढ़ रही कुल मिला के बात ये। और ग्राफ बनाना कितना मुश्किल काम है वो समझो। हमें सी का रूट करना है यार, मतलब कि हमें 0.001 का रूट करना है, फिर 0.010 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर उसको ऐसे करके लोकेट करेंगे इसके ऊपर, ऐसे करके लोकेट करेंगे, ठीक है।
कि अपने पास 0.001 का रूट कितना है। अब वो वैल्यू जो भी आई होगी पॉइंटों में, नैनोज में कुछ भी आई होगी, 0.0009 ऐसे करके वैल्यूज को लोकेट करेंगे इस जगह पे। करने के बाद तुम्हें यहाँ पे 1.237, 11.85, 23.15 ऐसे करके वैल्यूज को पुट करना है और फिर वो पॉइंट 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 बना बना ग्राफ बनेगा। ये इतने कॉम्प्लेक्स काम है, पता नहीं ये सवाल किस सोच के साथ डाले गए। इनका बस यही हिसाब किताब है कि साहब इनका ना एक बार सॉल्यूशन देखो, इसका आंसर ऐसे होता है, दैट्स इट। बस ग्राफ का अंदाजा लगाने के लिए। तो ग्राफ का अंदाजा लगा के देखते हैं क्या बनेगा। देखना, मैं बिना रूट किए आंसर निकाल रहा हूं। हमारे पास में सबसे पहले वैल्यू है 0.001, उससे अगली वैल्यू कितनी है 0.002 होती, मैं 10 लिख रहा हूं सीधे सीधे बस अपने अनुमान के लिए। उसके बाद में 0.020, उसके बाद में 0.050 और उसके बाद में 0.100। ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन। और यहाँ पे लिखने वाले अपन लोग इसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी लिखी कंडक्टिविटी। पहली वैल्यू कितनी है 1.237, तो ये 1.237। ठीक है, आगे 11.857, उसके बाद में 23.15, उसके बाद में 55.53 और उसके बाद में 106.74। अब ये ऐसे थोड़ी बनता ग्राफ। ग्राफ का तरीका है कि सारे डिफरेंस बराबर होने चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50 बराबर का अंतर होना चाहिए। हम तो बस समझने के लिए ग्राफ की शेप कौन सी बनने वाली है बस उसके लिए बना रहे हैं। पहली बात 0.001 पे वैल्यू क्या दी गई है 1.237। 0.010 पे वैल्यू कितनी 11.8। अगले वाली वैल्यू वापस से ज्यादा है, उससे अगले वैल्यू वापस से ज्यादा है। जब तुम सारे पॉइंटों को जोड़ोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे करके बन जाएगा इस तरह से। ये ग्राफ ऐसे उठ क्यों रहा है वो तुम्हें पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था। जब लगातार इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, तो एक वैल्यू के बढ़ने पे दूसरी वैल्यू बढ़ती है तो ग्राफ उसका इंक्रीजिंग जाएगा। जैसे कि अगर रिएक्टेंट की बात करें और बात करें प्रोडक्ट की, तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट की वैल्यू घटती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो जो बढ़ता है उस ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा, और अगर जो घटेगा तो ग्राफ उसका डाउनवर्ड निकल के आता। तो ग्राफ का अंदाजा लगा के रखना कि 2.10 का ग्राफ अप्रोक्सीमेट ऐसे बनता है। तो ग्राफ का आंसर देखकर कोई उसको नापने नहीं बैठेगा कभी भी, बस वो ग्राफ देखेगा, बच्चे को समझ है कि उसने सही बनाया है, दैट्स इट। उससे आगे को मूड नहीं मारेगा तुमसे। ठीक है, तो लीव करें, क्वेश्चन नंबर 11 करें ध्यान से। चलो स्वयं निकाल लें, पढ़े ध्यान से, नेट टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं है। उसके बाद में तुम्हारे पास तो है ही कॉपी, मैं 12 कट कर लेता हूं। 12 भी और 13 भी। निकालें भाई, 11वें का आंसर निकालें। तुम्हें किस चीज की क्या वैल्यू दे रखी है उसको सिंबल्स में लिखो, डेल है कि डेल्टा। बुक नहीं है तुम पे? आदित्य पचौरी, अरे ये तो कराना ही पड़ेगा यार। सबसे पहले इस सवाल की बस ये लाइन पर डेढ़ लाइन, लाइन नंबर 1 और यहां तक की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करो, डेल एम की वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले। बाकी पूरा मैं करवाता हूं, ध्यान से देखना। डेल एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में कंसेंट्रेशन एम,
सवाल के साथ साथ एक बात और सुन लें, बेचारे भोले पेरेंट्स को बेवकूफ़ मत बनाया करो। वो हमसे सवाल पूछते हैं बीटीएम में कि साहब ये आप जो काम देते हो करके लाता है कि नहीं लाता। अब उन्हें कौन बताए कि ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई काम ही नहीं दिया जाता। ये कोई एलकेजी क्लास थोड़ी चल रही है BALL बॉल लिख लेगी और देखूंगा मैं कल तेरा चेक करूंगा। अरे क्लास के 35-40 बालक हैं और 25 मिनट का पीरियड लगता है, 5 मिनट लेट जाता हूं मैं, 20 मिनट बची, उसमें डेली काम थोड़ी चेक करते हैं। वो तो सेल्फ स्टडी की अवेयरनेस है कि मैं घर पे खुद से मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि काम मैं देता ही नहीं हूं, ऐसा बोलूं? ये करता नहीं है, क्या बोलूं? बेचारे वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं पूछने की कि ये जो काम मिलता है वो करके लाता है कि नहीं लाता। अरे ये पढ़ाई लंबी है, एक दिन का काम थोड़ी है करके लाए नहीं लाए। तो उन्हें तो नहीं समझ में आता होगा तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, उन्होंने नहीं ली होंगी PCM वगैरह, या फिर ली होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन एक मेहनत करें। मुझे बड़े मजे आते हैं पीटीएम में, बड़ा फेवरेट डे है मेरा पीटीएम। बहुत से बालकों की बहुत सी कमियां मिलती हैं, साहब ये चाय बहुत पीता है, मतलब बहुत सारी बातें। आगे डेल एम की वैल्यू आ गई K × 1000 अपॉन में M के अनुसार डेल एम K की जगह पे कितना 7.896 10 की पावर -5 इंटू में 1000 और उसके नीचे आ जाएगा M, यानी कि 0.00241। किसी का डेल एम सॉल्व हुआ तो बता दो, कल मुझे आंसर बताया गया था वैसे 87 32 पॉइंट समथिंग है। चलो भाई 32 पॉइंट कितना 7। अच्छा, मतलब इन सभी के पास कैलकुलेटर है। अब अगली काम की बात, मैं अल्फा निकालना चाहता हूं। अल्फा निकालने तरीका डेल एम अपॉन में डेल्टा नॉट एम, तो डेल एम की जगह पे 32.7 अपॉन में डेल्टा नॉट की जगह पे 390.5। आंसर बताएं इसका भी। डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग चीज है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बताओ आंसर क्या निकलेगा, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से। 0.0 के बाद कुछ नंबर हो 8, अच्छा 0.08 सुनाई नहीं दिया मुझे। अल्फा की वैल्यू 0.08, यानी कि रिएक्शन 8% पूरी हो चुकी है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो। लेकिन एक बात और सुन लो, तुम्हें ध्यान है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में कुछ 2-3 सवाल छुड़वाए हैं। काहे कि जब बहुत परफेक्शन हो जाए, तुम्हारी रिवीजन परफेक्ट हो, तब उनको रिपीट करना। उसमें से एक काम आज खत्म कर देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आएगा 0.08। इसने पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों बातों में फर्क है। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि K निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो फॉर्मूला है C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा। हमने अगर कभी नहीं देखा तो अब देख लें, रट लें वो एंड, ये सही पॉइंट है इसकी एंट्री करवाने का, ठीक है, क्योंकि नहीं देखा होता हम लोगों ने बहुत बार, और जहां पे देखना था वो पॉइंट में छोड़ आया, ठीक है। K इक्वल टू में C फॉर कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.00241 मल्टीप्लाई में अल्फा का स्क्वायर यानी 0.08 का स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस अल्फा। 1 में से 0.08 माइनस कर दो, 100 में से 8 गए तो 92, 0.92 दैट इज कॉल्ड K। इसको लिखेंगे बस, क्योंकि इससे पहले वाली सारी बात तुम्हारे काम की इतनी है कि तुम जानते भी थे पहले से, ये थोड़ी सी नई कहानी निकली। K इक्वल टू में C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बस अल्फा तक तो हम लोगों को अंदाजा था ही था। क्वेश्चन नंबर 12, इसे हटा रहा हूं। फाइंड क्या करना है ये बताएं पहले, चार्ज, ठीक है। देखना मैं तुम्हें चार्ज का पहला सवाल करता हूं, बाकी दोनों तुम ट्राई करना अगर सही बन जाए तो, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे कहता है कि साहब बताओ Al3 पॉजिटिव को Al बनाने में कितना चार्ज अप्लाई होगा। पहले एक सिंपल सीधी बात, तुम मुझे इतना बता दो कि Al3 पॉजिटिव से Al में जाने के लिए तुम्हें इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है 965
000, मतलब अपने पास में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, कह सकते हैं 1f है, तो 1f का मतलब होता है 96500, और यहाँ पे अगर 3 है, 1 मोल लिखा हुआ आगे, यानी कि 3 मोल हो गए, तो तुम सीधे सीधे गणित समझो, सीधा गणित है। 1 मोल पे 96500, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3। तो इसका अगर चार्ज फाइंड करोगे तो 3f हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 96500। कुल मिला के बात है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा वो तुम्हें पता लगाना है, और उसका मल्टीप्लाई तुम्हें करना है 96500 से, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, Cu2 पॉजिटिव से कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2 का, तो तुम्हारा Q की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई में 96500। ठीक है, सिंपल सवाल है। पहला 3 इंटू 96500, दूसरा क्यों निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में 96500। अब मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कर नहीं रहा उसके बावजूद भी। ठीक है, तीसरे वाला ध्यान से इसका बताएंगे सभी लोग। MnO4 से Mn2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, ये पता लगाना है। कितना 3 बता रहे हैं? 3 तो गलत जवाब है, मैं तुम्हें पूरी बात समझा देता हूं। ये अपने पास में MnO4 के ऊपर माइनस का चार्ज है, जबकि यहाँ पे है Mn2 पॉजिटिव। मेरा तुम्हें सवाल, Mn की वैलेंसी यहाँ पे, मतलब Mn के ऊपर कितना चार्ज है? +2। Mn पे यहाँ कितना चार्ज है? Mn ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट है, तो उसमें कोई ना कुछ चार्ज तो होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, तुमने कभी ये निकाला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर तुम्हें देख के समझ में आ जाए तो और ज्यादा बेटर। मुझे साहब Mn पे नहीं पता कितना चार्ज है, मान लिया x, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो 4 पे कितना होगा? -8, और इस पे नेट टोटल चार्ज कितना है? -1। जब इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास में x इक्वल टू -1 + 8, और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 7। ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई, Mn की स्टेट निकल के आई है 7। ऐसे तुम स्टेट निकालोगे किसी चैप्टर, इसका नाम है, अभी बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तुम्हारी इसी बुक में लिखा है, नहीं तो एक बार एक काम करो, पलट के देख लो चैप्टर निकालने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बार फटाफट से निकालें उसको। उसमें कुछ काम की बात दिखाता हूं, पीछे है, सबसे लास्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके स्टार्टिंग के 4-5 पन्नों तक पहुंचना, मैं तुम पेज नंबर बोलता हूं एक बार, उससे ये वाला फील आएगा कि यार ये आ जाएगा। एक सेकंड बस, अरे उसमें पेज नंबर 241 निकालो। 241 में पॉइंट नंबर जी लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। पेज नंबर 241 की बात कर रहा हूं, 241 पे एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें तुम ध्यान से देखोगे कुछ ब्रैकेट लिखे होंगे नीचे, उसमें CuCN का होल 4 3 नेगेटिव की स्टेट क्या दी गई है? +1। तो ऐसे कुछ सवाल मिलेंगे तुम्हें, कितने सवाल में? कम से कम 40-45 सवाल करोगे इस अकेले एक सिंगल टॉपिक से। ठीक है, फिलहाल इससे इतना काम चला लो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ तरीका होता है। Mn की तुमने वैल्यू क्या माननी है? x। अकेले ऊपर कितना होता है? -2, तो 4 ऊपर कितना हो जाएगा? -8, और इक्वल टू -1 जब सॉल्व करेंगे तो 7 निकल के आगे वैल्यू। एक सिंपल सवाल का जवाब कि Mn की वैल्यू अपने पास में इतनी, एक भी नहीं मरी। चलो हाँ भाई, देखें हमारे पास में यहाँ पे Mn की वैल्यू दी गई है 7 पॉजिटिव, और इस जगह पे Mn2 पॉजिटिव। सवाल का जवाब दें, 7 से 2 हो गए, 5 है, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इसकी? 5f। Q की वैल्यू निकालेंगे तो 5f, यानी कि 5 इंटू में 96,500, 96,500। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें ध्यान से सभी लोग। स्टोइकियो केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया बेहतरीन सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे चाहिए
20 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए फ्रॉम मोल्टन CaCl2 कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये सवाल है। 20 ग्राम बनाना है बस, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए बात सुनो, कैल्शियम बनाना चाहते हो किससे? CaCl2 को तोड़कर। अगर मैं इसको तुमसे लिखवाता हूं तो ऐसे लिखा जाएगा, कैल्शियम को तोड़ना है, जो बनाना चाहते हो उसी को तोड़ो फॉर्मूले में से। कैल्शियम को तोड़ने पे कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूं? 2 इलेक्ट्रॉन। उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कैल्शियम में। ठीक है, ये बात सुने। कैल्शियम का एग्जैक्ट परफेक्ट मास कितना होता है? 40। अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे देखना, 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 2F, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तुम्हें कितना कूलाम चाहिए? 40 ग्राम इसका एग्जैक्ट मास है, तो 40 ग्राम के लिए तुम्हें चाहिए इसमें 2F। 40 ग्राम के लिए 2F की वैल्यू चाहिए। सवाल है 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 40 ग्राम के लिए 2F, इसका एग्जैक्ट। पहले सभी लोग इसका असली लिखेंगे कि असली के लिए इतना चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए चाहिए X। हालांकि मुझे आंसर पता है इसका 2F है तो इसका 1F होगा, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा। क्रॉस इनटू करने में अपने पास में 40 मल्टीप्लाई में X इक्वल टू में 2F मल्टीप्लाई में 20, 20 से 40 काटा 2 और 2 से 2 भी काट दे, X की वैल्यू आ जाएगी F, यानी निकल के आ जाएगा 96500। बस ये इतना कूलाम चार्ज, खत्म। अब तुम लोग इसको तोड़ो, पहले Al को किस में तोड़ा जाएगा वो पता लगाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी सारी बातें बाद में। इसमें टूटा Al3 पॉजिटिव, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसको? 3, और किस में कन्वर्ट हो गया? Al में। Al का मास कितना होता है? बताओ बताओ, नंबर निकालो। Al का 13 होता है शायद, मतलब जोड़े, Al का मास निकल के आ जाएगा उससे 27। देख अपने आप से करके देख लो पहले तुम्हारा आंसर क्या बन रहा है, मतलब वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है क्या? बनाओ आंसर। Al का मास है 27 ग्राम, तो 27 ग्राम के लिए तुम्हें कितना बनाना पड़ेगा? 3F। तो 40 ग्राम के लिए कितना? कितने F? काट पीट करके जवाब दें बस। 27 ग्राम के लिए 3F, तो 40 ग्राम के लिए कितने F? फोर 4.4 समथिंग। हाँ सही आंसर, मैं लिख रहा हूं। Al 27 ग्राम अगर है तो चाहिए हमें 3F, और उसने मुझे बोला कि सब 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम के लिए कितने F? X। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 27 मल्टीप्लाई X इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड लगाया 9, और डिवाइड में लेंगे तो 40 अपॉन में 9 को काटा पीटी करने पे 4.4 F इतना चाहिए। हालांकि F की वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। मेन बात है जिसको तुम्हें ऑब्टेन करना हो उसको तोड़ो, और जितना तुम्हें अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से उसका मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बात देखना इंपॉर्टेंट है ना। अगला सभी लोग तेज हो गई। How much electricity is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? सेम वही है, बस तुम्हें मोल्स में करंट पूछा गया इस बार, 1 मोल तुम्हें दे दिया गया है, मतलब तुम्हें वही F जैसे इसमें तुमने निकाला है ना, तुमने इसमें 3F देखा तो 3 का मल्टीप्लाई करा, सिम टू सिम वैसे करके
लेकिन बस सवाल है कि टूटेगा कैसे, H2O किस में टूटता है। जैसे तुमने इससे ऊपर कैल्शियम को तोड़ दिया, Ca2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बन गया, वैसे करके तुम यहां पे इसको किस में तोड़ोगे कि O2 में कन्वर्ट हो जाए, ये सवाल है। तुम नीचे वाले को तोड़ सकते हो, चलो नीचे वाला पहले करता हूं, ठीक है। H2 वाला थोड़ा सा है हैवी सा, अगर नीचे वाले करेंगे तो हम वहां पे लिखा था FeO2 Fe2O3। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, यहां पे Fe की वैलेंसी कितनी है, देखो O की होती है -2, तो Fe कितनी रही होगी कि तुम्हें दोनों जगह 2 नहीं दिखाई दे रहा, दोनों की 2 रही होगी, तो यहाँ पे Fe की वैलेंसी तुम्हारे पास में है +2। इससे कन्वर्ट जिसमें हुआ वो कौन है, इस पे 3 क्यों आया, 3 इसने दिया, इस पर 2 क्यों आया, 2 ऑक्सीजन ने दिया, तो Fe +3 है। अभी बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, एक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर टोटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1F, तुम्हारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा 1F यानी कि 96500 कूलम, एकदम एक्यूरेट है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि H2O को O2 में तोड़ना है, टूटेगा कैसे, ये सवाल है। H2O को O2 में तोड़ के दिखाना है। पहला स्टेप ही खतरनाक है, इसको तुम उल्टा याद करोगे ज्यादा अच्छे से याद आएगा, क्योंकि ऐसे तो मैं लिख तो दूंगा पर तुम्हें उससे पल्ले क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हमने किसी टाइम पे ये लिखा था कि OH नेगेटिव और OH नेगेटिव भिड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताओ। डाइल्यूट में लिखा होगा, ये दुखद विषय है, H2O + O2। चलो मैं किस और तरीके से तोड़ता हूं। O पर कितना नेगेटिव चार्ज आता है, पानी में से ऑक्सीजन निकालना हूं, ठीक है, तोड़ के दिखा देगा, तुम बात पल्ले पड़े। O पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 यानी कि -2। तुम्हें इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन करना चाहिए, -2 यानी कि रिडक्शन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इसको O2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे टूट जाएगा O2, और मैंने इसमें से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखो हो गया इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ -2 यहाँ पे कितना चार्ज है 0। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसका बैलेंस कैसे बनाओगे, सामने 1 O है, सामने 2 O है, बैलेंस कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर तुमने इससे किया तो दिक्कत भी सुन लो, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करने पर 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है सामने, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन कितने करने पड़ेंगे 4, और जैसे तुम इलेक्ट्रॉन 4 करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 4F, और वो गलत है। आंसर मिनिमम टू मिनिमम चार्ज पे आना चाहिए। बैलेंस करने का एक सिंगल तरीका मल्टीप्लाई ही नहीं था, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सामने कितने O हैं,